एपिसोड की स्टार्टिंग में होता है। सारंग और को जब दिखाया गुवन वहाँ जाता है पर जो कि आता अपनी है जर्नी तक तब एंजॉय कर बेचारी रही वो कुछ होती है। बोल ही नहीं पाते तभी और वो एकदम से उसके लिए गुवन वहां चिकन पर आ वगैरह जाता लेकर है और आता है। गुवन को लेकिन देख। जैसे गुवन अंदर जाता है तो वो पिम और डायो को देख के एकदम बेचारा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उन दोनों की हरकतें ही कुछ ऐसी हो रही थी। फिर उसके बाद वो दोनों बैठकर अपने आप को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है और वो उन्हें बताती है कि वो अभी किंग के सारंग लिए ही बेचारी काम शॉक हो करते हैं। जाती है क्योंकि उसने लेकिन वो एक्सपेक्ट एक नहीं एयर किया था कि डिपार्टमेंट में है गुवन तो इतनी दूसरी रात में फैशन उसे मिलने के इंडस्ट्री लिए में आ काम जाएगा। करती है। यहाँ पे लेकिन अब गुवन गुवन ने को आ अपनी ही रियल गया था तो आइडेंटिटी उसके नहीं लिए बता। इवन जब सारंग उसे बताने वाली होती है लेकिन गुवन उसे बताने से मना कर देता है और वो उसे बताता है कि वो मैनेजिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। उसके बाद में बेचारी यहाँ पे सारंग को एम्बेरस फील करना पड़ता है, क्योंकि वो दोनों दोस्त थे गुवन के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लग जाती है जो भी किसी टाइम पे सारंग ने उनको गुवन के बारे में बताई थी। अब उन दोनों ने तो कभी गुवन को देखा ही नहीं था तो उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनके सामने जो बैठा है वही असली गुवन है। तो वो उसकी बुराइयां करनी स्टार्ट कर देती है। बेचारी सारंग तो सोच रही होती है कि मैंने इन दोनों को क्यों ही बता रहा है ये सब चीज़ें। उसके बाद में वो गुवन की तारीफ करने स्टार्ट कर देती है। उन दोनों के जाने के बाद वो उसे बताती है कि बस वो दोनों को गलतफहमी हो गई थी, मैंने स्टार्टिंग में ऐसा कहा था लेकिन अब तुम तो है हो ही नहीं ऐसे। यहाँ पे गुवन बार बार सारंग को ही देखे जा रहा था। सारंग उससे यहाँ पर आने की वजह पूछती है तो जिस पर गोवन उसे बताता है कि मुझे लगा कि तुम ठीक फील नहीं कर रही होगी, तुम्हें शायद तबीयत ख़राब होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन वगैरह लेकर आया हूँ। अपनी इतनी केयर देख के सारंग को अच्छा लगता है और उसके बाद में बोलती है कि नहीं, तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के इस तरह से नहीं आना चाहिए था, वो भी उसके बर्थडे वाले दिन। जहाँ पे गोवन उसे बताता है कि वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो नहीं है। उसके बाद में सारंग उसे कहते हैं कि अच्छा तो फिर वो तुमसे इतने गले क्यों मिल रही थी, इतनी चिपके क्यों रही थी, क्या तुम कोई पब्लिक प्रॉपर्टी हो जो कोई भी तुम अपनी बाहें फैलाओगे और कोई भी लड़की आके तुम्हें गले लग लेगी। ये सब देखकर गुवन को पता चल जाता है कि सारंग जेलस फील कर रही है। उसे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो उसे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, आज के बाद मुझे कोई भी गले तो क्या मुझे हाथ भी नहीं लगाएगा। ये देखकर सारंग चौंक जाती है। बेचारा जब गुवन पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी दोनों दोस्तें वहीं पर ही स्टेयर्स पर बैठकर उनकी बातें सुन रही थी और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। दोनों एक साथ काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं गुवन को भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद में जब वो वॉक करने के लिए बाहर जाते हैं तब गुवन सारंग से पूछता है तो हम डेट पर कब चल रहे हैं, जिस पर सारंग उसे बताती है कि मुझे अपना शेड्यूल चेक करके तुम्हें बता दूंगी। जैसे ही बाइक वाला वहाँ पर आने वाला होता है कि तभी गुवन सारंग को अपनी तरफ कर लेता है। ये देखकर सारंग बेचारी सरप्राइज हो जाती है और वो काफ़ी गुवन की काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गई थी। ये देखकर उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उसके बाद में गुवन को वो जाने के लिए कहती है तो गुवन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम पिम को देखते हैं जो कि काम कर रही थी, तभी उसका सीनियर वहाँ पर आ जाता है और उससे फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। इवन उसके बारे में और वो ली के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बातें बोलता है कि मुझे सुना है कि तुम दोनों का एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे। अच्छा, जब तुम्हें उसके तुम्हारे किया पास तो के तुम्हारे बारे लिए में भी उसे अच्छा पता नहीं होगा, चलेगा तो तभी वो वहाँ देखना पर ली तुम्हें आ छोड़ जाता है। देगा। और ली समझ जाता है कि वापस से पिम का सीनियर उसे परेशान कर रहा है, तो वो उससे बात करने के लिए सीधा चला जाता है। जहाँ पे वो आदमी बताता है क्या तुम्हें इसके पास्ट के बारे में पता है ना, ये बहुत ही बेकार औरत है, इस तरह की लड़कियों को कोई भी लड़का पसंद नहीं करेगा। जिस पर ली उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जवाब देकर वहाँ से भेज देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो पिम से कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कभी कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बेफिक्र होकर बता देना। पिम को ये देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कि ली ये सब सुनने के बावजूद उसका सपोर्ट कर रहा है। वहीं हम सारें को देखते हैं जहाँ पर उसकी सीनियर आके उसे काफ़ी ज़्यादा सुना रही थी, तभी वह मिस जॉन आ जाती है जो कि उसे बताती है कि सारंग यहाँ पर अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत की वजह से पहुँची है, सिर्फ लक की वजह से उसे इतनी बड़ी पोजीशन कभी भी नहीं मिल सकती थी। तो तुम्हें उसकी मेहनत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अगर आइंदा तुम यहाँ पर आकर मैंने देखा कि तुमने इसे किसी भी तरीके से हरास करने की कोशिश कर रही हो तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं हम सारेंग को हुआरेन के साथ देखते हैं जहाँ पे हुआरेन ने सारेंग के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जहाँ पर वो उसे शीट देती है जो भी उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना था। यहाँ पे उसने सारा क्रेडिट जो है खुद ही ले लिया था कि जो भी उसने हुआ सारेंग की जान बचाई थी और उसको हेलीकॉप्टर भेजा था उन सब की जिम्मेदारी वो खुद ले लेती है। ये देखकर सारेंग उन्हें बोलती है कि लेकिन मेरी जान तो गोवन ने बचाई थी, उनका नाम तो कहीं पर भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो बोलती है कि मेरी वजह से ही तुम आज जिंदा। गोवा के पास किसी भी तरह की कोई अथॉरिटी नहीं है, इस तरह से वो सारा क्रेडिट खुद ही लेने की बात करती है। जिस पे सुनकर सारिंग समझ जाती है कि वारन सारा क्रेडिट खुद ही लेना चाहती है।
वहीं हम गूबन को देखते हैं जो कि एक डेट के लिए जगह देख रहा था ताकि वो सारिन को अपने साथ लेकर जा सके। जैसे ही वो देखता है कि उसके बगल में सांगरी ये सब चीज़ें देख रहा है, वो तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने लैपटॉप को बंद कर देता है। और यहाँ पे वो सांगरी को बताता है कि मैं तो जस्ट चेक कर रहा था कि हमारा होटल एक रोमांटिक स्पॉट के लिए ठीक है या नहीं। लेकिन यहाँ पर सांगरी समझ गया था कि वो एक डेट के लिए किसी को लेकर जाना चाहता है। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें मुझसे सीखना चाहिए कि किस तरीके से डेट पर 1 मिनट में लड़कियों को पटा सकते हैं। जिससे सुनकर गूबन काफ़ी ज़्यादा तेज़ हंसने लग जाता है कि मुझे सीखना चाहिए वो भी तुमसे। यहाँ पर फिर सांगरिक जो है वो रोमांटिक रोमांटिक बातें करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे गूबन को भी लगता है कि हाँ उसे भी उसकी बात सुन लेनी चाहिए। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सारिंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही है, तो इसलिए वो तुरंत ही वहाँ पर उसे देखने के लिए चला जाता है। वहीं हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग हुआरेन से क्वेश्चंस कर रहे थे और हुआरेन उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर कर रही थी। यहाँ पे सारी स्पॉटलाइट हुआरेन पर ही थी। तभी वहाँ पर गुवेन भी आ जाता है। उसके वारेन जो सभी रिपोर्टर्स को बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रही थी। उसके बाद एक रिपोर्टर जो है फिर सारंग से क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देता है कि वो कुछ इस पर कुछ क्या कहना चाहती है, जिस पर वो पहले तो घबराती है और उसके बाद में वो गुवेन को वहाँ पर देख लेती है। और यहाँ पे वो बोल देती है कि हाँ होटल की वजह से ही आज मैं ज़िंदा हूँ और वारेन को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने आगे मुझे बचाया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर गुवेन का भी नाम ले देती है कि वही शख्स था जो हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ पर आया था और उसने मेरी जान बचाई थी, तो इसीलिए वो उनको सबके सामने थैंक्स बोलती है। ये सुनकर गुवेन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वही दूसरी तरफ सारंग भी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शांत फील करती है कि और वही हुआरेन ने भी सब कुछ देख लिया था, वह सब कुछ नोटिस कर रही थी। वही सांग्रिक सारी बात आकर गुवन को बताता है कि तुम्हारी बहन ने तो सारा जो स्पॉटलाइट खुद पर ही ले लिया है और उसने तो सारें को बचाने का क्रेडिट भी खुद पर ले लिया है। इस तरह से तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं बचेगी। वहीं नेक्स्ट हम हुआरेन को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से प्रिंस साबिर के बारे में बात कर रही होती है। वो इस कोरिया के से 13th रिचेस्ट मैन थे और वो चाहती थी कि वो किसी भी तरीके से उनके होटल में ही आकर स्टे करे। लेकिन यहाँ पर उसका असिस्टेंट बताता है कि उसने सब कुछ चेक कर लिया है लेकिन प्रिंस साबिर यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। वहीं हम गुवन को देखते हैं जो कि कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुआ था। तभी हुआरेन वहाँ पर आकर बैठ जाती है। वो उससे बोलती है तो तुमने ही सारें को कहा था ताकि वो तुम्हारा नाम ले, या उसके खुद का उसका डिसीजन था। जिस पर सारें को बचाते हुए गुवन अब सारे इल्ज़ाम खुद पर ले लेता है कि मैंने ही उसे कहा था ताकि वो मेरा नाम ले मीडिया में। मैंने सुना जिस तरह से तुम रिपोर्टर्स के सामने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रही थी कि एम्प्लॉयज़ ही जो हैं वो यहाँ के असली ओनर हैं। तभी वहाँ पर हुआरेन के फादर आ जाते हैं और वो हुआरेन के इस मूव से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे क्योंकि हर तरफ बस उन्हीं के होटल की ही बातें हो रही थी, जिससे उनकी होटल की कंपनी और उसकी इमेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन गई थी। फिर उसके बाद में वो प्रिंस साबिर के बारे में बात करते हैं, जिस पर जो हुआरेन होती है वो तो बोल देती है कि उसने काफ़ी कोशिश करी है लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। यहाँ पर वो इन सब मामले में गुवेन को बीच में घसीट देती है क्योंकि उसे लगता था कि गुवेन जो है प्रिंस आबिर को मनाने में कामयाब नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर वो गुवेन को कहती है कि वो किसी तरीके से प्रिंस आबिर को मना कर लेकर आए। यहाँ पर उसके फादर भी इस बात से सहमत होते हैं और गुवेन भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो अब प्रिंस साबिर को यहाँ पर होटल पर किसी तरीके से ले आएगा। वहीं नेक्स्ट सीन में हम सारेंग को देखते हैं जो कि जब काम कर रही होती है तभी अचानक से उसके सामने गुवन आ जाता है। वो उससे के सारे डेट पर चलने के लिए कहता है, जिस पर सारेंग बोलती है कि वो अभी बिजी है और यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। जिस पर गुवन भी उसकी हेल्प करने के लिए वहीं पर ही सारे काम करना स्टार्ट कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सारेंग उसे चीज़ें सिखाती भी है कि इस किस तरीके से किस चीज़ों को कैसे डेकोरेट किया जाता है। उसके थोड़ी देर बाद हम सारेंग को गुवेन के फादर के साथ देखते हैं जो कि अपने क्लाइंट के साथ बैठकर खा रहे थे। तभी उनके कोई पास एक मैसेज आता है और जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो अपने गेस्ट को बताते हैं कि मेरे बेटे ने प्रिंस आबिर को हमारे होटल में स्टे करने के लिए मना लिया है। ये सुनकर सारंग बहुत ज़्यादा खुश होती है। वही उनके गेस्ट काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाते हैं क्योंकि वो कोई मामूली गेस्ट नहीं थे बल्कि वो भी एक होटल ऑन करते थे और वो चाहते थे कि प्रिंस आबिर उनके पास आए। लेकिन ये काम गुवेन ने कर दिखाया था जिसकी वजह से उसके फादर से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे। वही हुआरेन तो ये पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारे एक ही फ़ोन से प्रिंस आबिर हमारे होटल में स्टे करने के लिए तैयार हो गए। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब गुवेन ने प्रिंस आबिर को कॉल लगाया था। यहाँ पर कॉल लगाकर हमें उनकी बातों से पता चलता है कि प्रिंस आबिर को पहले से ही गुवेन जानता था। वो दोनों ही पहले एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे लेकिन वो दोनों कुछ खास अच्छे दोस्त तो नहीं थे। यहाँ पे प्रिंस आबिर उसे कहता है कि मैंने पहले से ही एक होटल में स्टे करने का प्रोग्राम बना लिया है। लेकिन यहाँ पर
गुवन बताता है कि तुम हमारे होटल में स्टे करो, हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। मतलब वो उनकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार था। जब वो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है तब उसमें लिखा था कि गुवन उसे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता और हर वक्त गुवन को उसके साथ रहना पड़ेगा और उसके सभी ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। जिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट जब सांग्रिक देखता है तब वो उसे इस पर साइन करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि प्रिंस आबिर उससे एक मजदूरों की तरह काम कराएगा। तो इसीलिए सांग्रिक प्रिंस की तरह एक्ट करता है और वो उसे ऑर्डर्स देता है गुवेन को, जिस पर गुवेन भी उसे प्रिंस समझ कर उसके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। वो उसके शूज़ भी निकालता है और उसके सॉक्स भी निकालता है, लेकिन असल में वो कोई उसके खातिरदारी करने के लिए नहीं बल्कि वो शूज़ उसके पीछे मारने के लिए उसे बहुत ही तेज़ भागकर उसे अपने ऑफिस से रूम से निकाल देता है। प्रिंस आबिर जब होटल आता है तब उसकी नज़र सारंग पे पड़ जाती है और सारंग को उसे पहली नज़र में ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है। यहाँ पे सारंग को लगा था कि प्रिंस आबिर को कोरियन बोलनी नहीं आ रही होती है, इसलिए वो अरब बोलने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जब वो सुनती है कि साबिर को कोरियन बोलनी आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। ये देख कर गुवन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि गुवन तो पहले से ही प्रिंस आबिर के इरादों को समझ गया था कि वो सारंग को लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। सारंग साबिर के लिए एक प्रेजेंट भी बना कर लेकर आई थी जो उसे खुद पहनाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पे गुवन बीच में आ जाता है और वो खुद उसके हाथों में पहना देता है। फिर उसके बाद वो सारंग को अपने साथ में लंच के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर पहले तो सारंग काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन वैसे जैसे ही गुवन वहाँ पर आ जाता है तब वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। यहाँ पे प्रिंस आबिर उसे जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं जाता। यहाँ पे वो उस कॉन्ट्रैक्ट की याद दिलाता है कि तुमने ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूँगा, इसी वजह से वो वहीं पर ही बैठ जाता है सिर्फ। लेकिन इतना ही नहीं, वो सारंग को अपना पर्सनल अटेंडेंट के लिए बोलता है, लेकिन ये बात सुन के गुवन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि ये तुम्हारी पर्सनल अटेंडेंट नहीं बन सकती, क्योंकि ये मेरी पर्सनल अटेंडेंट है। यहाँ पर वो सारंग को अपने साथ चलने के लिए बोल देता है, लेकिन प्रिंस आबिर उसको वहीं पर ही बैठने के लिए कहता है। गुवन को प्रिंस आबिर पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन बेचारा वो कह भी क्या सकता था, क्योंकि उसी ने ही प्रिंस आबिर के कॉन्ट्रैक्ट पे खुद साइन किया था। यहाँ पर सारंग तो बेचारी सोच रही होती है कि वो कहाँ फंस गई। उसके बाद में जब वो दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं तब गुवन सारंग से बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये गिफ्ट विफ्ट लाने की। जहाँ पे सारंग उसे बताती है कि प्रिंस आबिर इस होटल के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट है, तो मुझे अपनी हर कोशिश करनी चाहिए ताकि वो यहाँ पर सेटिस्फाई होकर जाए। यहाँ की सर्विस उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगनी चाहिए ताकि वो बार बार यहीं पर ही आकर स्टे करें। तभी वहाँ पर प्रिंस आबिर आ जाता है, जो कि उन दोनों से बातें करना स्टार्ट कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कोरियन घूमने की बात करता है और अपने सामने जो उसके टेम्पल की एक फ़ोटो लगी हुई थी वो उसे वहीं पर ही जाने के लिए ज़िद करता है। पहले तो वो सिर्फ सारंग के साथ ही जाना चाहता था, लेकिन वो गुवन कहाँ सारंग को उसके साथ अकेले जाना देता, तो इसीलिए वो खुद भी उनके साथ चला जाता है, जिसकी वजह से प्रिंस आबिर तो काफ़ी ज़्यादा इरीटेट हो रहा था। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इरीटेट गुवन हो रहा था, क्योंकि उसने गुवन को अपने साथ एक कॉफ़ी लाने के लिए बोल दिया था। जब वो कॉफ़ी लेने के लिए जाता है तभी प्रिंस साबिर सारंग से पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, जिस पर वो मना कर देती है। वही जैसे ही गुवन पीछे से कॉफ़ी लेने के लिए आता है तब वो उन दोनों को एक साथ बैठा हुआ देख के उसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ मचती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उनकी बातें भी सुनने लग जाता है, फिर उन दोनों के बीच में ही आकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से साबिर को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और वो उन दोनों के बीच में किस तरीके से गुवन को अपने बीच में बैठे रहने दे सकता है, वो तुरंत ही उस पर गुस्सा करता है और वहाँ से उन्हें धक्के मार के पीछे फेंक देता है। उसके बाद में वो देखता है कि यहाँ पर एक पास में एक कल्चरल इवेंट चल रहा था, जिसमें दोनों जो थे एक लड़का और लड़की ब्राइड और ग्रूम बनते हैं और यहाँ के ब्लेसिंग्स लेते हैं। यहाँ पर वो भी ऐसा करने के लिए बात करता है, वो सारंग से उसकी ब्राइड बनने की कहता है, जिस पर गुवन को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन यहाँ पर वो सारंग से मना करता है कि उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल करने के लिए कहता है। लेकिन सारंग इसके लिए मान गई थी, वो कहती है कि ये सब एक्टिंग ही तो करनी है, कुछ सच में थोड़ी ही हो रहा है। और प्रिंस आबिर तो चला जाता है दूल्हा बनने की तैयारी करने के लिए, और उसे तो काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही होती है। लेकिन गुवन किस तरीके से अपनी सारंग को एक नाटक के लिए भी दूसरे की बीवी बनाने को तैयार हो जाएगा। लेकिन हम सारंग को देखते हैं जो कि ब्राइड बन के तैयार होकर आ रही होती है। वही दूसरी तरफ ग्रूम भी अपना फेस को कवर करके आ जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े थे अपने अपने फेस को छुपाए हुए, लेकिन जैसे ही ग्रूम अपना फेस हटाता है तब हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं है बल्कि गुवन ही है। यहाँ पर सारंग गुवन को अपने सामने देख के वो तो शॉक हो गई थी, क्योंकि उसे लगा था कि प्रिंस साबिर उसके सामने होंगे, लेकिन वो गुवन को भी देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और यहीं पर हमारे एपिसोड का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है गाइस। जाने से पहले मेरे चैनल को